हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी कार हो या बाइक हो या स्कूटर हो, कोई भी वाहन हो, को कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, किस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अदर स्टेट में अगर आप दूसरे स्टेट की गाड़ी चलाते हो तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और दूसरे स्टेट में पास कैसे करा सकते हो वाहन। लेकिन उस वीडियो में बहुत से कन्फ्यूज़न है मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को। तो उसमें बहुत से कमेंट्स आए हैं, तो सभी कमेंट्स का जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मैं ये नई वीडियो बना रहा हूँ। इसमें उन सभी कमेंट्स का निचोड़ मैं दूंगा और सारे के सारे आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा का पूरा देखना। थोड़ा अगर आप आगे पीछे करके देखोगे तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको नहीं समझ में आएगी और फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बनी रहेगी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे देन आपको पूरा कंटेंट और पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि 15 साल पुराना वाहन दिल्ली एनसीआर में नहीं चल सकता। वो डीजल 10 साल और सीएनजी और पेट्रोल 15 साल। लेकिन तब भी दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमारा वाहन हरियाणा का है, क्या हम दिल्ली एनसीआर में उसको दोबारा से पास करा के चला सकते हैं, या दूसरे स्टेट में पास करा लेते हैं वाहन को दिल्ली एनसीआर में चला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उसके रिगार्डिंग आपको समझा देता हूं, बता देता हूं कि 10 साल पुराना डीजल वाहन और 15 साल पुराना सीएनजी और पेट्रोल वाहन दिल्ली एनसीआर में किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। बेशक से उसका वैलिड इंश्योरेंस, वैलिड आरसी आगे के टाइम की क्यों ना हो, वो दिल्ली एनसीआर में वर्जित है। हाँ, आप दूसरे स्टेट में चला सकते हो जहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है 15 साल और 10 साल की, तो आप दूसरे स्टेट में ज़रूर चला सकते हो। लेकिन दिल्ली एनसीआर में आप नहीं चला सकते, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर का ही सिटीज़न हूँ, इसलिए मैं आपको ये बखूबी बता सकता हूँ। अदर स्टेट में अगर आप चलाते हो तो वहाँ के जो नियम कानून है वो आपको पता होने चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम अपने सवाल पे आते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी ट्रांसफ़र कैसे करें, ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे करें। तो मेरे भाइयों ने, बहुतों ने ये सवाल पूछा कि हम अगर गुजरात से कोई वाहन खरीदते हैं या ख़रीद रहे हैं, उसको हरियाणा दिल्ली एनसीआर में हम उसे चलाना चाहते हैं, तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे हमारे नाम पे ट्रांसफ़र होगा। यहाँ तक कि कई दोस्तों ने तो ये तक सवाल पूछा कि 2004 की गाड़ी है जिसका वैलिड 2019 तक है, उसको मैं दिल्ली एनसीआर में कैसे चला सकता हूँ, उसको क्या रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ। तो मैंने पहले ही इस वीडियो में भी कह दिया है, दोबारा भी यही बात कहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर को छोड़ के दूसरे स्टेटों में जहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्लाई करती है कि 15 साल के बाद भी वो एक्सटेंशन देते हैं वाहन चलाने की, देन वहाँ आप चला सकते हो। लेकिन दिल्ली एनसीआर में आप कतई नहीं चला सकते, वो वर्जित है। इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा। अब सवाल आते हैं कि कैसे उसका री रजिस्ट्रेशन करें। तो दोस्तों, उसके लिए कुछ पहलू हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो आपको अपने आरटीओ ऑफिस में लगाने होंगे, देन आप उनकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप किसी से भी गाड़ी खरीदते हो, या बाइक हो या टू व्हीलर में कोई भी वाहन हो या फोर व्हीलर हो, उसमें आपको फॉर्म 30 जमा करना होता है। 45 दिन के अंदर फॉर्म 30 आपको जमा करना होता है अपने आरटीओ ऑफिस में, और भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगते हैं, तब आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। तो मैं आपको सारे सिंक्रोनाइज दस्तावेज़ बता देता हूं कि क्या क्या लगते हैं, देन आप अप्लाई करके अपने वाहन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने वो दस्तावेज अपने नोटबुक में लिखे हुए हैं, इसी में से मैं देख के आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई
दस्तावेज लैक हो जाए। मैं नहीं चाहता कि इन्फॉर्मेशन में कुछ भी लैक हो, तो मैं आपको देख के सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपकी अगर दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं, उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मान लीजिए गुजरात का वाहन है 4 व्हीलर और उसको आप हरियाणा में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, क्योंकि पहला ओनर गुजरात का है, सेकंड ओनर जो जिसने गाड़ी ली है वो है हरियाणा का। अब हरियाणा का व्यक्ति चाहता है कि गुजरात से वो गाड़ी लेके आए और हरियाणा में उसको रजिस्ट्रेशन कराए, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा हरियाणा के व्यक्ति को। तो सबसे पहले जो पुराने जो फर्स्ट ओनर है उससे उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट होगा वाहन की ओरिजिनल आरसी कॉपी होनी चाहिए, जो उसने वहाँ पे टैक्स जमा किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वहीं से जिस बैंक से उसने उस गाड़ी को लोन कराया है, अगर लोन नहीं कराया है तो वो खुद एक एनओसी देगा, और उसके आरटीओ ऑफिस से एक आपको एनओसी लेनी होगी कि कोई उस पर चालान या कुछ ऐसी गतिविधियों में तो वो शामिल नहीं है। दूसरे आरटीओ ऑफिस में जब जमा करोगे वो एनओसी मांगेंगे ही मांगेंगे। फिर उसमें 2 फॉर्म और लगेंगे आपके, फॉर्म 28 और फॉर्म 29। फॉर्म 30 की मैंने बात बताई दी है आपको, फॉर्म 30 भी इसके साथ जोड़ लेना। फॉर्म 30 2 पासपोर्ट साइज की आपकी फ़ोटो लगेंगी, एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं पीयूसी वो वैलिड होना चाहिए, इंश्योरेंस की कॉपी वैलिड होनी चाहिए, और बायर और सेलर का सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। आप ये तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपने आरटीओ ऑफिस में जमा करने होंगे। देन आप अपना वाहन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दोबारा जिस स्टेट में आप चाहते हो। क्योंकि वीडियो में पूछा जाता है कि मैं कहीं से ले रहा हूँ वाहन, मान लो अब केस ऐसा भी आ जाता है कई जगह कि किसी बंदे ने महाराष्ट्र से गाड़ी ली और उसने अहमदाबाद वो गाड़ी गई है, बेच दी है, सेकंड ओनर वहाँ का है, थर्ड ओनर यूपी का है। अब उसमें केस आता है कि अगर सेकंड ओनर ने गाड़ी अपने नाम नहीं कराई है तो उससे सेल लेटर लेके, जो भी उनके बीच सेल लेटर हुआ है, क्योंकि ओरिजिनली गाड़ी आपकी बॉम्बे में रजिस्टर है, तो आपको बॉम्बे के हिसाब से वहाँ से महाराष्ट्र के हिसाब से वहाँ के आरटीओ ऑफिस से आपको एनओसी लेनी होगी। सारे के सारी एनओसी लेने के बाद जब आप अपने स्टेट यूपी में या कहीं भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो वहाँ आपको जमा करानी पड़ेगी। ये फंडामेंटल आप समझ लीजिए कि किसी दूसरे स्टेट से अगर आप गाड़ी लेते हो तो उस स्टेट की ओनरशिप आपके पास तभी आएगी जब उस स्टेट की आरटीओ से आपको एनओसी मिल जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वो फर्स्ट ओनर हो या सेकंड ओनर हो उस वाहन के आपको दे देगा। देन जिस आरटीओ ऑफिस में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ ऑफिस में आपको जाना होगा और सारे के सारे ओरिजिनल की डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको वहाँ पे जमा करनी होगी। देन आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, इस चीज़ को ऐसे ही समझ सकते हो आप, इसमें कोई झोल नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि बहुत सारे पुराने वाहन हैं जो 20-20 साल पुराने हो गए हैं, क्या उनको एक्सटेंड करके दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, वो आपको देखना होगा कि आपके स्टेट की गवर्नमेंट के नियम क्या है। जैसे दिल्ली एनसीआर के नियम है 15 और 10, उसी तरीके से दूसरे स्टेटों के भी हो सकते हैं, 20 हो सकता है, किसी का 25 हो सकता है कि 15 साल के बाद वो 5-5 साल की एक्सटेंशन। तो दोस्तों वो आपको देखना होगा कि किस स्टेट में आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उस गवर्नमेंट ने उस स्टेट में क्या नियम बना रखे हैं, क्या वो नियम 10 से 15 के हैं, अगर वो 15 साल वाहन पुराना हो जाता है क्या वो 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, क्या नियम है। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करा सकते हो। अब फाइनल क्वेश्चन मैं एक और लेता हूँ, एक मेरे बंगाल से क्वेश्चन आया था, किसी मैडम ने पूछा था कि क्वेश्चन ये था कि हम बेंगलोर में रहते थे, अब हम बंगाल चले गए हैं, तो वहाँ से हमारी गाड़ी बेंगलोर में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, अब बेंगलोर हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उस वाहन का, 2 व्हीलर वाहन है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसमें ये भी पूछा था कि खर्चा कितना होगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर बेंगलोर से बंगाल तक आप गाड़ी को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो और उसके बीच का खर्चा पूछ रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेंगलोर में ही उस गाड़ी को सेल कर दो, क्योंकि आपका बेंगलोर से दोबारा बंगाल में खर्चा
काफ़ी खर्चा बैठ जाएगा टू व्हीलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि टू व्हीलर की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती कि आप दूसरे स्टेट में ले जाके उससे का रजिस्ट्रेशन कराओ और फिर उसकी वैल्यू उतनी ही रह जाए। क्योंकि वैल्यू, मान लीजिए आपकी गाड़ी 5 साल चली हुई है टू व्हीलर और उसकी कीमत आज के टाइम पे 30-40 हज़ार है, और आप बेंगलोर और बंगाल जैसे स्टेट में ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, तो आपका खर्चा ही मोटा माटा, उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर रजिस्ट्रेशन का खर्चा, फिर आरटीओ का खर्चा, ये बैठा के ही 20 से 15 हज़ार रुपये लग जाएगा। तो आपको कोई ज़्यादा कुछ बचना नहीं है उसमें। तो मेरी सलाह यही है कि आपको बेंगलोर में ही उसको किसी पार्टी को सेल कर दें, उसी के नाम उस गाड़ी को करा दें। अगर आप फिर भी ऐसा नहीं चाहते हो तो आपको पूरा प्रोसेस यही फॉलो करना पड़ेगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको आरटीओ ऑफिस में ले जाने होंगे, आप सेल्फ ओनर हो या सेकंड ओनर हो, क्योंकि ये नियम है कि जिस स्टेट की गाड़ी है दूसरे स्टेट में वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। अगर किसी आरटीओ ऑफिसर ने या किसी पुलिस कर्मचारी ने आपकी गाड़ी पकड़ ली और उसने आपसे पूछताछ कर ली कि आप कितने दिन से हो यहाँ, और आपने 1 महीने से ज़्यादा या 15 दिन से ज़्यादा का टाइम वहाँ बिताया है और आपने बता दिया, तो आपका रोड टैक्स लग सकता है और आपका मोटा चालान हो सकता है। क्योंकि जिस स्टेट में गाड़ी पास होती है उस स्टेट के रोड टैक्स ऑलरेडी आरटीओ में जमा होता है। अगर हम गाड़ी को दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए एक कंसेशन पीरियड होता है कि दूसरी गवर्नमेंट देती है कि आप 15 से 20 या महीने हमारे स्टेट की रोडों को यूज कर सकते हो, लेकिन परमानेंट नहीं, क्योंकि आपने जो रोड टैक्स दिया है वो दूसरी गवर्नमेंट को दिया है। मान लीजिए कि दिल्ली में गाड़ी पास हुई है आरटीओ ऑफिस में, तो आरटीओ ने पैसा, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पैसा लिया है वो दिल्ली की सड़कों के हिसाब से लिया है, और वही गाड़ी आपकी यूपी, अहमदाबाद या किसी दूसरे स्टेट में लंबे टाइम से चलती है, तो वहाँ का पैसा आपने नहीं दिया है। अगर वहाँ की किसी भी सरकारी कर्मचारी जो आरटीओ ऑफिस से लेट करता है या पुलिस कर्मचारी ने आपकी गाड़ी पकड़ी, तो वो आप पर चालान कर सकता है, उसको ये राइट्स है, क्योंकि आपने उस स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, रोड टैक्स नहीं दिया है। ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट को रोड टैक्स नहीं दिया है, तो आपका चालान हो सकता है। अगर आप लंबे टाइम तक वहीं रहना चाहते हो या परमानेंट आपकी गाड़ी वहीं रहेगी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा लें उस स्टेट में, तभी आप इस झंझट से बचोगे। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों कि किस स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी ट्रांसफ़र कराएंगे तो क्या होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। सारा निचोड़ इसमें बताने की मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर भी दोस्तों कोई चूक रह गई हो, कोई परेशानी हो आपको, आप कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें ट्रांसफ़र से रिलेटिव, वाहन ट्रांसफ़र, कोई भी वाहन हो, कार हो, बाइक हो, उसमें फ़ीस कितनी लगती है, क्या खर्चा आ जाता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा, अगर आपकी कोई फरमाइश होगी तो। क्योंकि अगर मैं ट्रांसफ़र के लिए फ़ीस का इसमें इंक्लूड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप देखना पसंद नहीं करोगे। तो अगर आप चाहते हो तो उसके रिलेटिव मैं अलग से कंटेंट आपको बना के दूंगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक्स आए और कमेंट्स में पूछा गया, देन आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।